वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का न्यूज़ आप लोग अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत से एस्पेक्ट आज जो पीटी मेंस और इंटरव्यू में कवर करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से न्यूज़ आज कवर होगा। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं, गवर्नमेंट हो या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ है उसको भी हम एक नज़र देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सर्कुलेट ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट बनाइए। जो 10,000 जो सब्सक्राइबर का लक्ष्य है जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट हो सके। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, आप युक्ति आईएएस को डाउनलोड करते तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को उपलब्ध होगी, कम रेट पर बहुत सी चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पर। जैसे यहाँ दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का ही की पॉइंट चाहिए आप लोग को, तो अभी 299 के पैकेज पर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ यह दिया जा रहा है, जिसमें की नोट्स के साथ साथ अंडरलाइन पेपर के भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ऐसे ही यूपीएससी बैचेज चल रही है, तो आप लोग देखिए, बीपीएससी 68 बीपीएससी को लेकर क्लासेस चल रही है, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, तो आप लोग एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए युक्ति आईएएस के ऐप पर। क्योंकि देखिए, आप लोग जब तक नहीं समझेंगे कि क्या चल रहा आसपास, आपके पास कंटेंट क्या आपको दिया जा रहा है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा। कल आपको पॉलिटी का एक क्लास अपलोड किया गया यूट्यूब पर, जाके सभी अभ्यर्थी एक बार ज़रूर देखिए कि उसमें क्या पढ़ाया गया है, क्या समझाया गया है, टॉपिक के साथ कैसे कोरिलेट किया गया है। वर्तमान में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, उसकी प्रकृति किस रूप से टॉपिक से टैली कर रही है, तो सभी पर चर्चा किया गया। एक बार जाकर देखिए कि क्या आपको दिया जा रहा है, तो आप निश्चिंत ही आप युक्ति आईएएस की चीज़ों को बिलीव करके आगे बढ़ेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो प्रयास किया जा रहा है ना, वो सभी का निचोड़ यहाँ दिया जा रहा है, तो आप लोग उसे कवर कीजिएगा। चलिए, और जो भी युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, सभी स्टूडेंट से वहाँ लॉगिन होना है। ध्यान रखिएगा, पेरेंट एक ऑप्शन आता है, उससे लॉगिन नहीं होना है, स्टूडेंट ऑप्शन चूज करके लॉगिन होना, तभी आप लोग सारे युक्ति आईएएस के सभी फैसिलिटी को यूज़ कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, कल इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के संदर्भ में कुछ चीज़ें हुई, अपडेट हुआ। कर्नाटक में इन्वेस्ट कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा उस पर चर्चा परिचर्चा चल रही है, सम्मेलन हो रहा है। उसी में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ बातें की गई हैं जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करता है। तो यह जो न्यूज़ है ना, आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में सरकारी नीतियाँ और सरकारी निवेश किस रूप से बढ़ रहे हैं, भारत में निवेश कैसे बढ़ रहा है, इससे संबंधित टॉपिक को कवर करता है। तो आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 से इस न्यूज़ को कवर करेंगे, और स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी इस टॉपिक को अपने जीएस पेपर में से टैली करिए, कहाँ वो है, किस पेपर में 1, 2, 3, 4, किस में बहुत जगह 2 ही पेपर होता है, जैसे बीपीएससी में 2 ही पेपर होता है, तो आप लोग पेपर 1 और 2 में से आप कवर कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें हुआ है क्या, देखिए यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं, तो उसको आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। भारत में निवेश का मतलब है लोकतंत्र और विश्व के लिए निवेश, तो आप इस टैगलाइन को याद रख लीजिए। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। भारत में निवेश का अर्थ लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देना, विश्व के लिए निवेश कहाँ तक युक्त सही कथन के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या भारत में निवेश करना लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, या विश्व के लिए निवेश केवल उस देश में निवेश नहीं है, बल्कि यह विश्व के लिए निवेश के रूप में देखा जाएगा। तो ये आपको कथन के तौर पर ही प्रश्न कर दिया जाएगा। जीएस पेपर जो 3 है, निवेश पार्ट है जिसमें, उसमें आपको कर सकता है, और इससे आपको विभिन्न एस्पेक्ट पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे इस रूप से देखना है। साथ ही साथ भारत में निवेश एक बेहतर हरित और संरक्षित ग्रह के लिए निवेश होगा, क्योंकि भारत के पास एक
प्रेरक लॉन्ग टर्म विजन है। हमारा पुरातन जो संस्कृति है वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति संबद्ध संस्कृति रही है, और भविष्य जो हमारा उद्देश्य है, भविष्य का लक्ष्य भी है, वही प्रकृति संबद्ध है। तो देखिए यह टर्मोलॉजी, इसको याद रखिएगा, ये आपको टर्मोलॉजी इकोनॉमी के जो सेक्शन है वहाँ पर आपको कवर कर सकता है इस टर्मोलॉजी को यूज करके कि इसका अर्थ क्या है, इससे संबंधित क्या क्या भारत के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। हालांकि मैंने पहले भी इस पर न्यूज़ कवर किया है आपको, किस संदर्भ में कि भारत में निवेश के बढ़ते जो क्षेत्र हैं उसमें आपको लिंक में जो लिस्ट आप लोगों को टॉपिक लिस्ट दिया जाता है उसमें लिंक को मैं पुट कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग उस वीडियो को जो भी लिंक दिया जाता है देखिए कमेंट सेक्शन में नीचे जाइएगा, वहाँ पिन मैसेज युक्ति आईएएस का रहेगा जिसमें आज क्या हो रहा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए ना वो सारे टॉपिक का लिस्ट होता है। उसमें कुछ ग्रीन कलर का आपको लिंक मिलेगा, तो वही लिंक उस टॉपिक के बारे में जिक्र करता है, तो उस लिंक को देख सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा, सारे चीज़ अवेलेबल आप लोग को कराया जा रहा है कि कम से कम चीज़ों को आपको परेशानी हो। ध्यान रखिएगा, आप इस फॉर्मेट पर काम कीजिए। यहाँ पर बातें की गई है भारत की तरफ से, उम्मीदी नज़र रखे हुए देश दुनिया कोविड महामारी के असर और युद्ध के परिस्थितियों से जूझ रही है, तो उसी में भारत के बढ़ते निवेश का क्षेत्र कितना बुनियादी आर्थिक मजबूत है, इसके बात को द्योतक करता है। यही कर्नाटक में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 में वर्चुअल संबोधन कर रहे थे। तो पहले तो पीटी फैक्ट बहुत यहाँ से आएगा कि कहाँ हो रहा था, कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक किस जगह हो रहा है, तो बेंगलुरु में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कुछ बातें यहाँ की गई है। इस दौरान बहुत सा उतार चढ़ाव विश्व झेल रहा है कोविड-19 के बाद, फिर भी भारत एक बड़े मजबूत स्थिति के साथ बढ़ रहा है, जहां पर विशेषज्ञ विश्लेषक और आर्थिक जानकार भारत की चमकता स्टार या स्पोर्ट बता रहे हैं। इसके पीछे मैंने कल भी आपको बताया था क्यों नहीं भारत पर मंदी का असर अधिक पड़ता है। इसके पीछे यही लॉजिक है कि भारत में मनी का सर्कुलेशन लगातार मार्केट में बना रहता है। देखिए मात्रा कम हो सकती है पर एकदम मात्रा को न्यून स्तर पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पर्व त्यौहार इतने होते हैं ना जिससे लोग खरीदारी करते हैं, अपने ज़रूरतों के सामान खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए अक्षय तृतीया नाम का एक त्यौहार है ना, उसमें लोग है ना 130 करोड़ जनसंख्या है ना, उसमें से अधिकतम संख्या है ना, अधिकतम जनसंख्या अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदेंगे। अब बताइए सोना का डिमांड मार्केट में आएगा तो सोना क्या होगा, सोना या तो घरेलू चीज़ों से पूर्ति किया जाएगा या विदेशी स्रोतों से पूर्ति किया जाएगा, आयात बढ़ाया जाएगा। तो देखिए बात होता है कि जब सोना का डिमांड बढ़ता है तो केवल सोना ही नहीं बढ़ता, उसके साथ कारीगरों को रोजगार मिलता है, उसके साथ जो भी निवेशक है उसको सोना में इन्वेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। तो देखिए एक चीज़ होने से उसके बाय प्रोडक्ट बहुत निकलते। केवल अक्षय तृतीया में लोग जो मान लीजिए अमूमन 10 परिवार सोना खरीद रहे रोजाना, मान के चलिए अक्षय तृतीया के दिन हो जाएगा या 70 से 80 परिवार बढ़ जाएगा। सोच लीजिए 100 परिवारों में से आपको 70-80 परिवार अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं। तो समझ लीजिए सोना का डिमांड कैसे बढ़ेगा। तो बताइए इस दौरान भारत में मंदी का असर दिखेगा जितना विश्व में दिख रहा है। ऐसे ही अभी देखिए दीपावली का धनतेरस का समय था ना, तो यहाँ पर 6 माह का वेटिंग लिस्ट के साथ है ना कारों का डिमांड पूरा किया गया। तो सोच लीजिए पेमेंट लोग पहले कर दे रहे हैं, 6 महीने के बाद कार मिलेगा। तो बताइए विश्व में इस तरह के कॉन्सेप्ट और देशों में है? आप ही सोच के देखिए व्यवहारिक स्तर पर। तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था क्यों नहीं असर पड़ता है अधिक, सबसे बड़ा लॉजिक कारण है इसी कारण विशेषज्ञ जो विश्लेषक है भारत को एक चमकता एक्सपोर्ट मानते हैं। क्यों? और ये देखिए डिमांड है ना, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो लगातार इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा लगातार बढ़ेगा। पहले जिसके पास 100 रुपया था, आज से 10 साल पहले जिस व्यक्ति के पास 100 रुपया हुआ करता था, आज उस व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है। आने वाले उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया होगा, तो डिमांड भी बढ़ेगा। तो आप अन्य देशों में देखते 2.3%, 2.6%, 3.1% जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, पर भारत यहीं 6.2, 6.7, 6.8, कभी कभी 7.2 तक के असर मंदी के दौर में बढ़ा है। तो देखिए क्यों बढ़ा। जैसे
आपको इसको समझने की ज़रूरत होगी कि क्यों भारत इस प्रकार के मंदी के दबाव को प्रभाव अधिक नहीं दिखता है। उसके पीछे लॉजिकली यही है। बाकी चीज़ें तो साइड की चीज़ें, इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं जो होती ही रहेंगी ना। मजबूत रुपया हो रहा है, मजबूत कमज़ोर रुपया हो रहा है, चीज़ें वो सब इन्वेस्टमेंट के दौरान देखने को मिलेगा लगातार। पर सबसे एस्पेक्ट ये समझिए कि भारत विश्लेषक ने क्यों स्पोर्ट माना है चमकता सितारा। आपको मैंने कल ही इसके बारे में बताया था कि क्यों ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तो इसका लॉजिकली यही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विश्लेषक 84 अरब डॉलर जो पिछले वर्ष रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया था, तो यह भी एक पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग कवर करना है। और फॉर्चून कंपनियां जो है 500 कंपनियां भारत देश में कर्नाटक में ही है। यूनिकॉर्न कंपनियां सबसे 40 इसी राज्य में था, कर्नाटक में ही है। तो ये सब आपको बताया गया है। देखिए साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखिए कुछ बातें यहाँ पर और आपको डाटा मिलता है। प्रधानमंत्री के द्वारा बताया कि सरकार ने क्या गया कानून को खत्म किया। जो बेमतलब के कानून थे, उसे 1500 अधिक कानून बेमतलब के हुआ करते थे, उसको खत्म करके लॉजिकली बनाया गया और करीब 40,000 गैर जरूरी नियमों को रद्द किया गया है। सोचिए, तो इस प्रकार से आप लोग सुनते होंगे निवेश का जो मात्रा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? इसी कारण बढ़ा है कि लाल फीताशाही कम की गई है और कानूनी जो दाव पेच है उसको कम किए गए हैं। तो जिससे देखिए होता है कि निवेशक विश्वास कायम होता है उस देश पर। साथ ही साथ जो देरी होती है लाल फीताशाही के संदर्भ में, जो परमिशन लेने के लिए देरी होती है, वो भी आपको कम होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा इस दौरान। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए दो मामले यहाँ पर ईडी के मामले, दोनों को मैं एक साथ समझाता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में कुछ चीज़ें। देखिए, एक है ईडी ने एक व्यक्ति वीडियोकॉन के चेयरमैन की पूछताछ के लिए 1875 करोड़ के मामले में आपको समन जारी करता है, उनसे पूछताछ करती है। तो इसका राजनीतिकरण नहीं किया गया, ठीक ना। सरकार राजनीतिक उत्प्रेरक काम नहीं कर रहे, एजेंसियां राजनीतिक से प्रेरक उत्प्रेरक काम नहीं कर रहे। यहाँ पर न्यूट्रल लोगों का विचार है ईडी के मामले में। और ईडी क्या है, ईडी के संदर्भ में क्या चर्चा की गई है, मैं सभी पर विस्तृत चर्चा किया। ईडी की कौन कौन सी शक्तियाँ, राज्य की कौन कौन सी शक्तियाँ ईडी के संबंध में मैंने पहले भी न्यूज़ कवर किया। जो रेगुलर देख रहे हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो अभी नए नए जुड़े हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको उस वीडियो का, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही समय में, एक ही दिन में ईडी ने 2 तरीके की छापेमारी की, 2 तरीके समन जारी किया और दोनों का विचार जो है, तथ्य अलग अलग है। एक ने राजनीति से उत्प्रेरक बोला कि लोकतंत्र पर हावी है। यहाँ पर सुनिए, यहाँ भी मुख्यमंत्री को मत देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा को देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया, राजनीतिक पराजय के बाद संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये माननीय जो हेमंत सोरेन जी है मुख्यमंत्री जो झारखंड के, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है। और लगातार विपक्ष के द्वारा या जो इस प्रकार के भाजपा विरोधी है या केंद्र सरकार विरोधी विचारधारा रखते हैं, वो बोलते हैं। तो ये इसी ईडी ने यहीं पर छापा मारा एक व्यक्ति विशेष, पर्सनल निजी व्यक्ति को। तो उस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं है, वो केवल ईडी का एक कार्यकारी कार्य था, ठीक ना। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। और मैं यहाँ पर बात यहाँ कर दूँ, देखिए यहाँ पर समझिएगा। मेरा तो स्पष्ट मानना ये भी है, भारत का राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे या आम आदमी रहे, संस्थाओं को निर्भीक होकर अपने कार्य करने की छूट होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति को फौजदारी कानून के संबंध में कुछ छूट मिला हुआ, ठीक है, पर दीवानी कानून में तो उन्हें है ना। तो देखिए इस प्रकार की चीज़ें, देखिए अब क्यों उनको छूट दी जानी चाहिए, मैं ये नहीं समझता हूँ। आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको विशेष प्रिविलेज दिया जाएगा, विशेष स्थान दिया जाएगा, पर आपके अपराध कृत को क्यों प्रिविलेज दिया जाएगा, ये समझिएगा। तो इसी तरह प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री, आपके व्यक्तिगत अगर किसी प्रकार के इस प्रकार के घटनाओं में संतलिप्त होते हैं, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या इस प्रकार की घटनाएं होती है, जहां पर आपकी संतृप्तता संदिग्ध देखी जाती है, तो एजेंसियां आपसे पूछताछ जरूर करनी चाहिए। आपको इतनी एजेंसियों को शक्ति देनी चाहिए, तो ही तो लोकतंत्र बहाल होगा ना, लोकतंत्र की विचारधारा बहाल होगी, जहां सभी को एक समान समझा जाएगा। अब मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की ईडी
के एक समन जारी किया है, तो देखिए उसके पीछे ऐसे ही तो नहीं गया है ना, उसके पीछे देखिए 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। जहां पर हेमंत सोरेन जी पर जो किए गए हैं उसमें 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में पूर्व गिरफ्तार किए गए हेमंत के बरहेट क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, निलंबित आईएएस जो पूजा सिंघल और नेताओं और नौकरशाही को करीबी प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल के पूछताछ से मिले तथ्यों के आधार पर हेमंत सोरेन से समन भेजा गया है। कुछ आधार इसको मिला है ईडी को कि नहीं, इसमें सीएम की कुछ संतृप्तता है, तो संस्था को अधिकार प्राप्त है उस व्यक्ति या विशेष को बुलाने का। सीएम आज बाद में होंगे, पहले आप उस घटना में संतृप्त पहले अभियुक्त के तौर पर आप आइए, समझाइए हाँ आपको इसमें क्या आपकी राय देनी। जब तक आप राय नहीं बताइए, अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो ईडी कैसे इन सब मामलों को समझेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होगा, नहीं तो होगा क्या, संस्थाएं इस प्रकार से काम करेगी, केवल आम जनता को अगर मान लीजिए इसी तरह यह वीडियोकॉन के चेयरपर्सन ये बोलने लगे कि नहीं सरकार के पक्ष में आकर ऐसा काम कर रही है, तो आम जनता के नज़र में है ना संस्थाओं का जो लोकतंत्र स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगेगा। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को इस आधार पर प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आप अगर किसी मामले में संतृप्त हैं तो एजेंसियों को वो अधिकार प्राप्त होनी चाहिए कि आप अन्य से इनपुट अगर मिला है उसे तो आपसे उसके संबंध में चर्चा करें, उससे संबंध में आपसे पूछताछ करें। अगर नहीं होंगे तो आप स्वतंत्र होकर बाहर आइएगा और अपने तथ्यों को जनता के सामने रखिए भी कि नहीं मुझे ईडी ने बुलाया, इन मुद्दों पर बात किया और मैंने उसका सही जवाब दिया। होगा क्या इससे जानते, जनता में आपको लोकतंत्र के प्रति सशक्त राय बनेगी कि नहीं जो हमारे हायर अथॉरिटी उनसे भी संस्थाएं पूछताछ कर रही है, तो आम जनता हम हैं, अगर हम करेंगे किसी प्रकार के गमन या किसी प्रकार इस प्रकार अपराध करेंगे तो हमें भी बुलाएगा। तो एक होता है ना अपराध करने से पहले भय होना, तो जनता में जाएगा और बहुत से अपराध ऑटोमेटिक इसी तरह रुक जाएंगे। तो इस प्रकार का है ना एक कटसी डेवलप जरूर करना चाहिए हेमंत सोरेन जी को कि आप जाइए। अब देखिए उत्सव मनाने जा रहे हैं, देखिए ये भी एक सही है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने रायपुर जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, पर एक समय निकालिए और जल्द आप ईडी के सामने जाकर अपनी सारी बात को रखिए। जो 22 आर्टिकल मैंने कल आपको चर्चा किया था ना, उसके संदर्भ में दोष सिद्धि के संबंध में निवारण जो दिया गया, शक्ति दी गई है, उसी के संदर्भ में आप सब चीज़ों को समझिएगा कि उसी का एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, केस स्टडी के तौर पर इसे समझ सकते हैं। तो मैं यह मानता हूँ, यह समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य जरूरी है। आपका कर्तव्य यह है कि झारखंड में आप लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए आपका जो प्राथमिक कर्तव्य क्या है, यह आपको सबसे पहले तय करना होगा। आप महोत्सव में जाने के लिए सारे कार्यक्रम में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर ईडी के सामने जाकर अपने सारी बात को रखिए। ईडी जब आपसे पूछताछ कर ले तो मीडिया में आके आप वास्तविकता को बताइए कि नहीं मुझे क्यों बुलाया गया, मैंने किन किन मुद्दे पर मुझसे ईडी ने बातें की हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको जाननी होगी। ये टॉपिक जो है ना सरकारी तंत्र और उसके प्रभाव जो टॉपिक है यूपीएससी जीएस पेपर 2 उसमें कवर करेगा, उसमें केस स्टडी के तौर पर आप लोग इसे यूज़ कीजिएगा। ऐसे ही स्टेट पीसीएस वाले इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। आप लोग समझ लीजिए किसी भी टॉपिक को ना अपने एग्जाम ओरिएंट कैसे बनाना वो आप पर डिपेंड करता है। अब कोई यह नहीं बता सकता है कि किस टॉपिक को आप किस एंगल से देख रहे हैं ना, आप एंगल डेवलप करना सीख लीजिए। मेरा प्रयास यही है कि किसी टॉपिक को जब भी आप देखें तो उसको अपने एग्जाम ओरिएंट कन्वर्ट करने की क्षमता डेवलप कर लें। इसके लिए आप लोगों को सिलेबस याद होनी चाहिए, साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका उसे आप लोग नज़र रहनी चाहिए कि एग्जाम इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी, मेहनत कीजिए। और बहुत ही कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खुशी होती है कि आप लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैं किस स्तर पर जाकर मेहनत कर रहा हूं। देखिए मेरे इस दैनिक जागरण में भी डिमेरिट हो सकता है,
मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि डिमेरिट नहीं होगा, बहुत से डिमेरिट होंगे, पर मेरिट इसमें क्या है आपको उसको ढूंढना है। अगर राम में मेरिट है डिमेरिट है, एक पक्ष बोलता है राम बहुत बेहतर है और एक पक्ष बोलता है राम बहुत बुरे हैं, तो यह बिल्कुल यह नहीं करता है कि राम के हम अच्छे पक्ष को त्याग कर केवल बुरे पक्ष को ही रेखांकित करें। अगर 100 पक्ष उनका बेहतर है, पॉजिटिव है, और 5 पक्ष या 10 पक्ष मान लीजिए नेगेटिव है, तो आप जो व्यक्ति विशेष है उनके 100 पक्षों पर बल दीजिए, ठीक ना। ऐसे ही आपको मैं एक एग्जाम्पल केस स्टडी के तौर पर, हाल ही में लखनऊ में आपको एक धर्म सम्मेलन बुलाया गया बौद्ध धर्म के लिए। तो उसमें जो है हिंदू विरोधी जो लोग थे या हिंदू विचारधारा के जो विरोधी थे, वो यह बोल रहे थे कि हिंदुओं में माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है पर भारत में पैसे की कमी है, तो माँ शक्ति कैसे, माँ लक्ष्मी कैसे कोई आराध्य माना जा सकता है। इसी प्रकार के बहुत से लॉजिक दिए गए। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं, और बौद्ध धर्म को यह बोला कि सर्वश्रेष्ठ है, इसमें चिंतन है, इसमें स्वभाव आंतरिक बदलाव ला सकता है। तो देखिए बौद्ध धर्म में आंतरिक ध्यान का बहुत बेहतर एग्जाम्पल सेट किया गया है। हिंदुओं में, हिंदू धर्म में भी बहुत सी बातें की गई हैं, तो इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जो नेगेटिव पक्ष है उसको त्याग दिया जाए, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको भी सुधारा जा रहा है ना। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी विशेष से तुलना अगर कर रहे हैं तो उसके मेरिट डिमेरिट क्या है, उसको पहले पहचानना सीखिए। आप जब तक ये नहीं डिसाइड कर पाइएगा कि आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से आपको एग्जाम ओरिएंट क्या मिल रहा है, तब तक दैनिक जागरण एनालिसिस जो कराया जा रहा है या जो समझाया जा रहा है वो नहीं समझ पाइएगा। सबसे पहले डिसाइड ये कीजिए आप इस एनालिसिस सेगमेंट से आप एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कितना कवर कर रहे हैं। अगर कवर कर पा रहे हैं तो ज़रूर जुड़िए, नहीं कवर कर रहे हैं तो देखिए सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं सेल्फ बोलता हूँ ना, चीज़ों को सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं एकदम कट टू कट बात, मुझे कोई व्यूअरशिप यहाँ नहीं चाहिए, मुझे बस चीज़ें जो मैं आइडियोलॉजी लेकर बढ़ा हूँ, जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो स्टेटस गिर चुका है यूपीएससी में, जहाँ मैं भी शामिल हूँ, उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करना चाहता हूँ। जिसमें कुछ कमियाँ मैंने देखी अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान, तो उन कमियों को दूर करना चाहता हूँ। और आप जब भी हो गंगा जी का इंटरव्यू ज़रूर देखिए, जो आईएएस रैंक में आए थे। सुहाग जी का सुनिएगा, और भी जो हिंदी स्टेट जो टॉपर थे उनका इंटरव्यू सुनिएगा। उन्होंने करंट अफेयर्स को बहुत ही महत्ता दिया है, तो आप समझिएगा करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपीएससी जीएस पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से टॉपिक या रिलेटेड होगा टॉपिक, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टेड जो टॉपिक है वो आपको कवर करेगा। इसमें AD1 का पहला परीक्षण सफल रहा, तो ये क्या है इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और जो स्टेट पीसीएस वाले हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, जो नवीनतम अनुप्रयोग किए जाते हैं, उस टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे। तो न्यूज़ में यह है, उसके बाद हम लोग इसके स्पेशल बात करेंगे आज इस पर सारे एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बार बार आप लोग को परेशान करेगा आने वाले समय में। तो देखिए न्यूज़ में है अब्दुल कलाम द्वीप से आपको बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो BMD है वो उसके संदर्भ में इंटरसेप्टेड AD1 की पहली सफल उड़ान की गई। अलग अलग प्रकार के लक्ष्य भेदने के लिए सक्षम है। इसको मैं आप YouTube पर सर्च कीजिएगा AMD के वीडियो को, जो आपको यह मिसाइल जो लॉन्च किया गया था वो किस तरह काम किया, तो आप लोग समझ जाइए वीडियोजुअली। अगर वो स्मार्ट क्लास रहता मैं वीडियो खुद दिखा देता, पर नहीं है, कोई बात नहीं है। AD एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टेड मिसाइल है, जिसके परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हथियार प्रणाली भी शामिल है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है अभी मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा उसके सारे एस्पेक्ट को। अब यहाँ नेक्स्ट है अत्याधुनिक तकनीक से बनी अद्वितीय इंटरसेप्ट मिसाइल बताया गया, जो रक्षा मंत्री हमारे उनके द्वारा, DRDO के द्वारा भी यह चीज़ें की गई। और इससे देश में बैलिस्टिक मिसाइल जो रक्षा तंत्र है वो मजबूत होगा और भी बेहतर होगा। साथ ही यहाँ कुछ बातें और भी की गई हैं। स्वदेशी सिस्टम से लेस है यह जो AD1 जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें एक्सो एटमोस्पेसिक और एंडोस्पेसिक स्तर की लंबी दूरी की मिसाइल विमान शामिल है। ये क्या होता अभी मैं बात करूंगा, आपको जस्ट बात करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, जस्ट वन
मिनट आप लोग वेट कीजिए, जैसे ये न्यूज़ खत्म होगा इसके की पॉइंट पर बात करूँगा। नेक्स्ट है 2 चरण के सॉलिड मोटर से संचालित होने वाले इंटरसेप्टेड में स्वदेशी एडवांस कंट्रोल प्रणाली, नेविगेशन गाइडेड एल्गोरिदम, अर्थात जो एल्गोरिदम पर काम करता है मिसाइल वो, जिससे यह सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम होगा। जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइलें पृथ्वी के वातावरण सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र और इंडो एस्ट्रोमिक मिसाइल जो 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में काम करती है, यह दोनों प्रणाली इसमें डेवलप है। अर्थात एक्सो जो एटमॉस्फेरिक मिसाइल होती हैं वो पृथ्वी के सबसे ऊंचाई स्तर, अर्थात जो 100 किलोमीटर कम ऊंचाई जो है ना 100 किलोमीटर से ऊपर काम करेगी एक्सपो, अर्थात मान लीजिए पृथ्वी का सतह यह है 100 किलोमीटर तक जाएगा इंडो 100 किलोमीटर, और 100 से ऊपर जितना भी होगा आपको एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल के तौर पर काम करता है। तो यह देखिए न्यूज़ में, इसलिए मैं दैनिक जागरण को बेटर पेपर मानता हूं और भी जो पेपर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार के एनालिसिस कराए जाते हैं, जिस प्रकार टॉपिक होता है उसको बहुत से पॉइंट को क्लियर कर देता है। देखिए पेपर की अपनी अपनी खासियत, सभी पेपर की, जनसत्ता हो, दैनिक जागरण हो या तो प्रभात खबर हो, तो देखिए सबकी अपनी अपनी खासियत है। द हिंदू हो, द हिंदू इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो ध्यान रखिएगा सभी के अपने अपने खासियत है। उस पेपर से आप एग्ज़ाम ओरिएंट कितने चीज़ों को कवर करें ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यह आपको मैंने बताया भी, जीएस पेपर 3 में आएगा। इसमें देखिए इंटरसेप्टर मिसाइल की चर्चा बार बार आ रही है, तो ये क्या होता है इससे पहले आप लोग जान लीजिए। इंटरसेप्टेड मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसमें दुश्मन देश के इंटरमीडिएट रेंज और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM रेंज का होता है, जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यह दोनों तरीके के रेंज को प्रोग्रेस करता है और ICBM जो टेक्निक है उसके तहत यह इंटरसेप्टेड मिसाइल कार्य करता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आ रहा है टर्मिनोलॉजी ना, मैं वैसे वैसे क्लियर कर दे रहा हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ है तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये अब जान लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ के अनुसरण करता है, अर्थात जब भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, ये रेंज मान लीजिए है और यह कोई आपको स्पॉट है जहाँ इसको मारना है, ठीक ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल जब भी होगी तो अर्धचंद्राकार रूप से आएगी, अर्थात पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी उसके बाद इस पर आके गिरेगी, अर्थात इसके समानांतर दूरी के बीच कुछ उच्चतम ऊंचाई के रूप में देखा जाएगा। तो यह अर्धचंद्राकार अर्थात इस तरह के चंद्राकार रूप में आपको जाएगी अपने लक्ष्य के पास। तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे काम करती है। रॉकेट के साथ इनका संपर्क खत्म होने पर इसमें लगा हुआ बम गुरुत्वीय प्रभाव से जमीन में गिरता है, अर्थात जो पेलोड होते हैं वो एक बार झटके से छोड़ेगा, उसके बाद ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरुत्वीय आपको नियम के तहत काम करेगा। ये सारे रॉकेट लॉन्चर में आपको चीज़ें सेट की जाती है वहाँ पर कि किस प्रकार कितनी दूरी पर उस वस्तु को मारना, उस वस्तु को गिराना है। तो उस रेंज से वो छोड़ेगा और इस रेंज पर मान अधिकतम दूरी तय करेगा ज़मीन से, ये ज़मीन है मान लीजिए, इससे अधिकतम दूरी तय करेगा, उसके बाद गुरुत्वीय बल के एंगल से वो गिरेगा। तो ये सब इस पेलोड के आधार पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप चीज़। अब आगे बढ़िए। इसलिए यह एक बार प्रक्षेपित करने के बाद इसके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पेलोड से आपको छोड़ दिया गया। अब यह मान लीजिए इंटरसेप्टेड मिसाइल है, लक्ष्य को छोड़ा यहाँ पर पहले रहा, ठीक ना, लक्ष्य पहले यह है, छोड़ दिया यहाँ से रॉकेट, यह अधिकतम दूरी जाकर यहाँ पर गिरना चाहिए, पर लक्ष्य चेंज हो गया तो यह यहीं गिरेगा, ऐसा नहीं कि आके यहाँ गिर जाएगा। इसलिए यह इसका एक डिमेरिट पार्ट यह भी होता है कि यह केवल स्थिर है ना, जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको टारगेट करेगा और उसे मारेगा। अब जो चेंज होता रहेगा टारगेट, उस पर यह कहीं ना कहीं यह नहीं सफल कर पाता अपना लक्ष्य भेदन को। तो यह ध्यान रखिएगा, इसके चीज़ों को समझिएगा, यह केवल टारगेटेड चीज़ों को कवर करेगा। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग परमाणु, रासायनिक, जैविक, पारंपरिक हथियारों को कि बैलिस्टिक पथ पर डिलीवरी के लिए किया जाता है, अर्थात यह सभी प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है और अपने जो टारगेटेड है वहाँ पर इस पर हमला कर सकता है। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। आप बार बार देखते होंगे क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, तो वो कैसे अलग है ध्यान रखिएगा। तो क्रूज मिसाइल कैसे अलग है,
बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करता है, जैसा कि मैंने बताया। अधिकतम दूरी यहाँ और पेलोड यहाँ, तो अधिकतम दूरी तय करेगा ऊंचाई को, और जो रॉकेट से उनका संपर्क खत्म होने के बाद जमीन में लगा हुआ बम गुरुत्वीय प्रभाव के लक्ष्य से गिरता है, जबकि क्रूज मिसाइल पृथ्वी के सतह के समानांतर चलती है। अर्थात पेलोड यह है, अब लक्ष्य यह है, तो यहाँ से छोड़ा गया तो ये पृथ्वी के सतह, मान लीजिए ये है पृथ्वी का सतह, यह है ना, इसके समानांतर चलेगी और इसको मारेगी, जिधर जाएगा ना उधर दौड़ा के मारेगी। ये भी याद रखिएगा, यह क्रूज मिसाइल का यह होता है कॉन्सेप्ट, तो इसे आप लोग समझिएगा। और बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार क्रूज मिसाइल से काफ़ी अधिक होता है, अर्थात बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा होता है, क्रूज मिसाइल छोटा होता है। यह प्रक्षेपित होने के बाद इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइलें अपना ईंधन प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के साथ लेकर चलती है बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान रखिएगा। जबकि क्रूज मिसाइल अपना ईंधन साथ लेकर चलती है, किंतु ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त करती है। अर्थात जो प्रणोदक जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना, वो वायुमंडल से ही प्राप्त करेगी। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है क्रूज मिसाइल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल समानांतर परमाणु बमों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अग्नि है बैलिस्टिक मिसाइल, तो अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, इसी तरह का अमेरिका में है, दक्षिण कोरिया में है, उत्तर कोरिया में चीन में है। तो जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल है ना परमाणु बमों के लिए होता है। इनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों के साथ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा बैलिस्टिक में। जबकि क्रूज मिसाइलें पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए कारगर मानी जाती है। हालांकि छोटे आकार और कम लागत के कारण इनका प्रयोग पारंपरिक हथियारों से ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा। दोनों में परमाणु हथियार हम लोड करके टारगेट को अचीव कर सकते, टारगेट पर हम हमला कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, भारत और रूस द्वारा जो सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल है, जो क्रूज मिसाइल का उदाहरण है, तो ये क्या करेगा, तो आपसे पूछ सकता है क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, हालांकि बहुत चर्चा में, यह 30 से अधिक देशों इसे खरीदने के लिए डिमांड किया है। तो ये किस टेक्निक पर काम करता है, तो आप लोग आज के बाद समझ लीजिएगा। समानांतर काम करता है और यह लक्ष्य परिवर्तन अपना टारगेट करेगा, टारगेट अपना स्थान परिवर्तन करेगा, तो भी यह क्रूज मिसाइल उसे मारने में सक्षम होता है। इसलिए इतना डिमांड क्रूज मिसाइलों का है। और अभी तक भारत जो क्रूज मिसाइल बनाया विश्व में एक अलग इसका स्टेटस है। मैंने इस पर पहले भी चर्चा किया है, क्यों इतना डिमांड इसका किया जा रहा है, तो उस वीडियो को देखिएगा आप लोग। जबकि भारत में अग्नि 1, अग्नि 3 जो धनुष 1 है, पृथ्वी 1 और 2, अग्नि 1 और 2 धनुष मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है, या जो अग्नि 4 तक है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल आकार में बड़े होते हैं और क्रूज मिसाइल आकार में वो छोटे होते हैं, बस ध्यान यही रखना है। इस तरह का बनावट इसका होगा, देखिए मोटा मोटा होगा जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रणोदक लंबी दूरी के होता है, तो प्रणोदक उसमें ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए वो ज़्यादा मोटाई उसका हो जाता है। अब देखिए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा जो BMD, जिस यहाँ पर आपको चर्चा देखने को मिला ना, BMD देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, BMD है ना, वो क्या होता है वो आप लोग जान लीजिए। इस पहल का उद्देश्य एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित और तैनात करना है। अर्थात बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक रक्षा प्रणाली भारत में अगर लाया जाएगा तो इसी कॉन्सेप्ट कार्यक्रम के तहत आ रहा है। अब BMD सिस्टम 2 इंटरसेप्टेड मिसाइल शामिल है। इस BMD में आपको 2 कार्यक्रम शामिल है। एक तो पहला पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, यह वायुमंडल के बाहर एटमॉस्फेयर अथवा पृथ्वी के सतह से 50 से लेकर 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंटरसेप्टेड मिसाइल के लिए उपयोग काम करता है। ठीक है, आप इसे समझ लीजिएगा। यह इस प्रकार से पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, अर्थात पृथ्वी का जो वातावरण है उसको, बाहर के वातावरण उसको सुरक्षित करना। इसके तहत मौजूदा पृथ्वी वायु रक्षा, जिसे पृथ्वी एयर डिफेंस पैड कहा गया है, प्रणाली प्रदुम्ब का स्थान लेगा, जिसका अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर। आप लोग सुनते होंगे ना कि भारत में एक वायु रक्षा प्रणाली डेवलप किया है, जो पृथ्वी के जो हमारे भारत का बाहरी वायुमंडल क्षेत्र है 80 से लेकर 150 किलोमीटर, वहाँ पर कोई मिसाइल आकर कोई देश छोड़ेगा तो वहाँ ही नष्ट हो जाएगा। यही पृथ्वी डिफेंस सिस्टम BMD के तहत लागू किया गया है।
नेक्स्ट है एडवांस एरिया डिफेंस। ये भी याद रखिए, एडवांस एरिया डिफेंस क्या होता है? यह वायुमंडल के भीतर इंडो एटमॉस्फेयर क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी की सतह 20 से 40 किलोमीटर ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टेड मिसाइल, इसे अग्नि नाम दिया गया है, अश्विनी नाम दिया गया। अब ध्यान रखिए, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, यह तो 50 से लेकर 150 तक, जो 50 किलोमीटर यह है, 150 किलोमीटर यहाँ तक कोई मिसाइल आएगा बाहर का तो वायु डिफेंस सिस्टम के तहत यह नष्ट हो जाएगा। उसको भी अगर कोई मिसाइल भेद कर आ जाता है तो 20 किलोमीटर के एरिया में एक और एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है। 20 से 40 किलोमीटर के एरिया रेंज में 20 और या 40, यह में इसमें अश्विनी नाम से एडवांस एरिया डिफेंस, इसको कभी कोई भेद कर भारत के भूमि पर नहीं आ पाएगा। ध्यान रखिएगा जब ये डेवलप हो जाएगा तो। चलिए, अभी इस पर कार्य प्रगति चल रहा है, कुछ कुछ प्रयोग किए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी देश लगभग जो भी एडवांस देश है, जैसे अमेरिका है, इजराइल है, फ्रांस है, उन लोगों, चीन है, डेवलप कर चुका है, तो वो पहले प्रौद्योगिकी में आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ इस पर वर्क हो चुका है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल हम लोग अभी सोच ही रहे हैं, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा। रक्षा अनुसंधान विकास इस प्रणाली 2022 तक पूर्ण कर तैनात कर देगा। अंत 22 का जो अंत होगा तो एडवांस एरिया डिफेंस जो 20 से 40 किलोमीटर वाला है वो पूरा हो जाएगा। जो भी इसके प्रयोग है, जो भी इसके एस्पेक्ट है, सारे इसके पूरे हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा। अभी हालाल जो ये आपको 50 से लेकर 150 वाला जो रेंज है, अभी उस पर कार्य प्रगति पर है, तो जल्द ही जल्द भी पूरा होने का लक्ष्य है। नोट याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। बीएमडी प्रणाली प्रथम चरण में 2000 किलोमीटर की परास का और द्वितीय चरण में 5,000 किलोमीटर को बढ़ाया जाएगा। जो बीएमडी कार्यक्रम के मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, पहले चरण में देख रहे होंगे 2000 किलोमीटर के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल थे, अग्नि 1, अग्नि 2। अब है कि द्वितीय चरण जो होगा 5000 किलोमीटर रेंज, अर्थात अग्नि 3, अग्नि 4, इसके रेंज होंगे 5000 किलोमीटर तक के रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए जा रहे हैं, जिसे ICMD कहा जाता है, इंटर कॉन्टिनेंटल, अर्थात एक कॉन्टिनेंट से, मान लीजिए भारत एक कॉन्टिनेंट में है ना, इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको अपने क्षमता हथियार को डेवलप कर रहा है, जहाँ पर यहाँ ही से बैठ के हम दूसरे देश, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से करना चाहेंगे अफ्रीका तक कंटेंट को हम कवर कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो फ्रांस जो यूरोप के कंटेंट है उसको कर सकते हैं। पर भारत इस प्रकार के नहीं करेगा, क्योंकि भारत फर्स्ट वार नीति को नहीं पाल, पर सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ना कि हम लोग रखें ऐसे। अब ऐसे ही हम इस अपने क्षेत्र से लेकर अमेरिका के जो पूर्वोत्तरी क्षेत्र है, जो उसके प्रशांत महासागर के आधा क्षेत्र को हम डेवलप कर सकते हैं, चीन के पूरे एरिया को डेवलप कर सकते हैं इस 5000 किलोमीटर रेंज में। तो ध्यान रखिएगा, एक जो एक कॉन्टिनेंट है, अर्थात द्वीप है, महाद्वीप है, उसके दूसरे महाद्वीप तक जाने के जो क्षमता डेवलप कर लेगा, उसी में आपको बीएमडी प्रणाली डेवलप कर रहा है। और उत्तर कोरिया समझ लीजिए हम लोग से बहुत आगे बढ़ चुका है इस सब मामले में, क्योंकि उसका उद्देश्य ही केवल वही है कि लोगों को, देशों को डरा कर अपने चीज़ों को कवर कराना है, चीज़ें को लेना है। अब अमेरिका तक को वो धमकी दे देता है, तुम ज़्यादा करोगे परमाणु हमला कर देंगे। अमेरिका से नहीं डरता तो और देश से क्या डरेगा? तो ये चीज़ समझिएगा, उस देश की प्रकृति कुछ अलग ही है। हाल ही में उसने लगभग 10,000 रेंज का आपको एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके वो सोच लीजिए वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अमेरिका को खुली चुनौती देता है, ज़्यादा तुम करोगे ना तो हम तुम पर परमाणु बम फोड़ देंगे। तो अमेरिका बेचारा नेगोशिएट करता है कि समझता नहीं इसका असर क्या है, उस पागल देश को क्या करना है जिसके शासक ही इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हैं, जहाँ खुली चुनौती देते हैं अमेरिका को कि हम बम फोड़ देंगे ज़्यादा किए तो समझिए ये सब चीज़ें भी हमारे विश्व में है कि खिलौना समझता है चीज़ों को लेकर। अब भारत के अतिरिक्त ऐसी जो प्रणाली है, जो ये प्रणाली जो बीएमडी प्रणाली है, उसमें अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल के पास है। तो ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें आपको कवर करना है। नेक्स्ट है आपको उत्तर कोरिया के पास भी डेवलप हो चुका है। नोट याद रखिएगा, मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने और अपने प्रयासों के तहत अनुसंधान विकास संगठन जो DRDO है द्वारा निर्मित इस मिसाइल डिफेंस एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है, ADD का नाम दिया गया। जो भी मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है उसे DRDO के कार्यक्रम में आपको ADD
एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यह 2000 किलोमीटर तक हवा में मार कर सकती है। साथ ही एकल चरण ठोस रॉकेट जो है संचालित 7.5 मीटर लंबी AAD इंटरसेप्टेड मिसाइल, इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली के अलावा हाई टेक कंप्यूटर, जो इसकी चर्चा हो रही है, देखिए यहाँ पर 2000 किलोमीटर कहीं लिखा हुआ था ना, कहाँ गया जी, कभी कभी स्लिप कर जाता है दिमाग से। द्वितीय इंटरसेप्टिव मिसाइल है, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, जहाँ पर मैं सीधा चलिए बाद में वो देख लीजिएगा, होता है कभी कभी निकल जाता है कुछ चीज़ें दिमाग से, कोई बात नहीं है। चलिए अब यह जो होगा एकल ठोस रॉकेट चालित 7.5 मीटर लंबी AAD-1 जो इंटरसेप्टेड है, हाईटेक कंप्यूटर एक इंडो मैकेनिज्म एक्टिवेटर के लिए लगाया गया है। इसमें एल्गोरिदम का काम करेगा। इसका अपना अलग मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टेड के लिए सिक्योर डेटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग क्षमता और अत्याधुनिक रडार इसमें शामिल है। स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल करते हुए इंटरसेप्टेड मिसाइल द्वारा दुश्मन देश के मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता हासिल करने वाले देश की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूती मिलने की आशा है। तो कुल मिलाकर यह कि डिफेंस सिस्टम हमारा डेवलप मजबूत होगा और एक नया युग में हम लोग प्रवेश करेंगे कि हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम को कितना बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार आता है, इसलिए मैं इसे कवर कर दिया ताकि आने वाले समय में आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए दिल्ली में शानदार शहर बनाने में जुटी है केंद्र सरकार। हालांकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग इसको समझिएगा, अलग तरीके से नहीं। सभी अपनी राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने उपलब्धियों की गिनाती है, उसी में आप लोग ये चीज़ें देखना है। बस इससे डाटा आपको निकालना है। क्या डाटा निकालना है कि इसमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत लगभग 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया गया कल। तो आपको यह PT फैक्ट के रूप में कवर कर लेना है। एक और दिल्ली में कुछ इलाके समृद्ध नज़र आते हैं, वहीं दूसरी और कुछ इलाके जीवन के मौलिक ज़रूरतों से तरसते हैं। तो ये आपको कुछ डाटा है, उसी में हम लोग कवर करेंगे। यह योजना देखिए कब लाया गया था, 2013 में ही। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय, उसमें इन सीटू पुनर्वास परियोजना 18 सितंबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा शुरू की गई थी। जो फ्लैट दिया जाता है ना झुग्गियों में, वो इसमें 68% अधिक खर्च होने का दावा कर रही है ये कांग्रेस की सरकार की। 68% अधिक खर्च हुआ है और ये फ्लैट है। तो ये सब डाटा आप लोग को इनपुट कर लेना है कि एग्ज़ाम में कभी पूछे तो आपको इसको कवर कर लेना है कि इस योजना के तहत कब इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी पूर्ववर्ती योजना का नाम क्या था। तो ये सब जब PT फैक्ट के रूप में पूछेगा तो आपको कवर करना है। बाकी चीज़ें राजनीति को राजनीति की तरह छोड़ दीजिए, राजनीति वाले पार्ट को कवर ही नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ एग्ज़ाम क्रैक करना है, राजनीतिक विश्लेषक नहीं बनना है। कभी कभी राजनीतिक फ्लो में आप बह सकते हैं, अपने वैचारिक मत को व्यक्त कर सकते हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि एकदम आपको उसी संदर्भ में चले जाना है। अपने एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर करना, एक साल आप लोग टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए पहले चरण में खुलेंगे 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक। तो देखिए केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में है वो एक मोहल्ला क्लिनिक पहले डेवलप की थी। एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर था, समझे। इस कॉन्सेप्ट को अगर सही तरीके से अमल में लाया जाता तो ये हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को ना, जो मोहल्लों में जो क्लिनिक होता है, मोहल्लों में जो आपको दिया जाता है दवाइयाँ, एक स्पॉट लगा के, जो आवास लगा के, जो हम लोग PSC की चर्चा करते हैं या तो आंगनबाड़ी केंद्र, उसी का डेवलप रूप यह मोहल्ला क्लिनिक हुआ था, दिल्ली में लाया गया था। ये बहुत ही बेहतर आपको कॉन्सेप्ट था स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने के लिए, पर इसमें भी कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक अदूरदर्शिता देखने को मिली है। देखिए जब तक नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन के बीच संतुलन नहीं होगा ना, तब तक उसका आउटपुट है 100% रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। तो नीति तो बहुत बेहतर बनाया जाता है, पर क्रियान्वयन के स्तर पर है ना कुछ कमियां हो जाती है। उसी का खमियाजा मोहल्ला क्लिनिक झेला है। बहुत से मोहल्ला क्लिनिक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया गया था किसी यूट्यूबर के द्वारा, जहां मोहल्ला क्लिनिक की दशा दिखाई गई थी। आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं। सरकारें अपनी दावा अपने जगह करेगी, वो करती भी है, करनी भी चाहिए। हम लोग भी अगर मान लीजिए क्रैक करेंगे एग्ज़ाम, मान लीजिए IAS मिलना रैंक है पर मिलेगा IRS,
तो क्या हम लोग दावा नहीं करेंगे? करेंगे। फिर भी उसके सुधार के लिए आईएएस रैंक के लिए लोग पुनः प्रयास करेंगे क्या नहीं करेंगे? होगा ना। तो यही सरकार को समझनी चाहिए कि अगर कोई खामियां है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, ये किसी कोई नकार नहीं सकता। अगर इसको धरातलीय स्तर पर बेहतर कर दिया जाए ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और कर दिया जाए, वहाँ पर रेगुलेशन अथॉरिटी को लगा दिया जाए और बेहतर तरीके से जो इलाज जो 239 प्रकार की जाँच की जाती है उसको सही तरीके से कर दिया जाए ना। यह देखिए पीएचसी जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जिला के बीच की कड़ी के रूप में काम करेगा। ध्यान रखिएगा, मोहल्ला में ही सारे चीज़ों को जो भीड़ होता है ना जिला में, या तो किसी आपको बड़े बड़े अस्पतालों में भीड़ होती छोटे छोटे बीमारियों के लिए, तो उसको कम कर देगा। तो एक्स्ट्रा लोड जो डॉक्टरों पर पड़ता है ना वो कम कर देगा, क्योंकि अधिकतम बीमारी क्या होता है, खांसी और जुकाम और फीवर से ही शुरू होता है। अगर यह शुरुआती दौर पर ही कर दिया, बड़े स्तर की बीमारी के लिए तो बड़े अस्पताल हैं ही ना, पर बड़े अस्पतालों में सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी होती है? छोटे छोटे स्तर के 239 प्रकार के जो बीमारी जांच की जो बात की जा रही है उसमें जो छोटे छोटे बीमारी है उसकी भीड़ ज़्यादा होती है। किसी को अगर मान लीजिए सर्दी है, वो जुकाम है, या तो किसी प्रकार मलेरिया है, टाइफाइड है, तो छोटे छोटे ये सब बीमारी इसको शुरुआती स्तर पर ही अगर जाँच कर ली जाए ना तो यह सही हो जाता है। तो यह आपको इस टेक्निक में समझ, आपको यह प्रश्न पूछ दे कहीं इंटरव्यू में ही कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया एक उन्नत नीति के रूप में देखा जाता है, पर इसके व्यवहारिक पक्ष में बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। तो आपको इसके संदर्भ में चीज़ों को ये सब चीज़ जाननी चाहिए। और जो देखिए कोई भी देश में काम करता है ना, और जो एक मानक तय करता है ना, उस पर अगर कोई सवाल निशान हो जाता है तो आपके एग्जाम ओरिएंट हो जाता है। यह मानक तय किया था मोहल्ला क्लिनिक को कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे मोहल्ला तक डॉक्टरों की सुविधाएं दी जाएगी, किस प्रकार से स्वास्थ्य उपलब्ध घरों तक पहुंचाया जा सकता है, मोहल्ला में ही पहुंचाया जा सकता है। तो आपको समझिए ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। इस महिला क्लिनिक में आपको महिला मोहल्ला क्लिनिक में केवल महिलाओं की और 12 साल के कम बच्चों के इलाज होगा, जिसमें बच्चों के टीकाकरण, नवजात शिशु, छोटे बच्चों के सभी समस्याओं का इलाज होगा। क्लिनिक के सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी, इलाज मुफ्त होगा। तो इसके एस्पेक्ट ये है, इसके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इसे देख लीजिएगा। मोहल्ला क्लिनिक में क्या क्या सुविधाएं होंगी, किन वर्गों को इसको लक्षित करके बनाया जा रहा है, वैसे ही। चलिए एक और पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के नए हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो रखा गया है। डोनी अर्थात सूर्य और पोलो मतलब चंदा, यही है शायद, मे बी, हाँ पोलो चंद्रमा। चलिए देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक हवाई अड्डा जो बन रहा है उसमें नए ग्रीन फील्ड है, अर्थात नवीन हवाई अड्डा है। यह ग्रीन फील्ड उसे कहा जाता है योजना को जो पूर्णतः नवीन हो, उस पर कोई पुराने ढांचा विकसित नहीं होगा, उस पर नहीं बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड अगर कोई पुरानी ढांचा पर कोई नई परियोजना चले उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है। तो आप लोग ग्रीन फील्ड योजना था, यानी पूर्णतः नई योजना थी, नई इमारत इस पर बनेंगे पहली बार प्राथमिक रूप से। तो यह 646 करोड़ के रुपए लागत से बन रही है भारत सरकार के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। तो इसमें देखिए पूर्वोत्तर के जीवंत जो सांस्कृतिक परंपराओं को जश्न मनाने के अवसर पर प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सरकार ने क्या किया है, फैसला लिया है कैबिनेट में कि यह राज्य की परंपराओं और समृद्धि संस्कृति की विरासत प्रतीक सूर्य, डोनी और चंद्रमा पोलो के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाते हुए इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा जाएगा। तो आपको यहाँ प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है, किस राज्य में सूर्य को डोनी कहा जाता है, किस राज्य में सूर्य को पोलो कहा जाता है। समझ गए? आपको पीटी कैसे निकालना है, पीटी फैक्ट ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन इस तरह यूपीएससी में दे सकता है, दोनों पोलिस प्रायः समाचार में रहा था। इसका अर्थ क्या होता है? डोनी का मतलब सूर्य के संदर्भ में, डोनी का मतलब चंद्रमा के संदर्भ में, डोनी का मतलब पृथ्वी के संदर्भ में, या तो किसी पशु का नाम ले सकता है या किसी स्थल का नाम ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही कवर करना है। और बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी हो, स्टेट पीसीएस या गवर्नमेंट कंप्यूटर डायरेक्ट आपसे पूछ देगा डोनी शब्द प्रायः किस से संबंधित है, सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से या किसी स्थान का नाम से। तो आपको क्वेश्चन भी क्रिएट करने का याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड किस क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको इसको इसी तरीके से समझना, बाकी चीज़ें नहीं कवर करनी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
देखिए, एक याचिका दायर किया गया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो भारत की स्थिति है 180 देशों में 80वां स्थान पर भारत है, उसी के संदर्भ में आपको यह टॉपिक कवर होता है और यह जीएस पेपर 2 में कवर होगा। हालांकि इस पर टॉपिक लिखना मैं भूल गया हूं, फिर भी आप लोगों को भ्रष्टाचार के समय इतनी जानकारी मैंने अभी तक दे दिया है तो आप लोगों को पता हो गया होगा किस टॉपिक में है। और सिलेबस को आप लोग सामने रखिए और ताकि चीज़ें समझ सके। तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में जो स्थिति भारत की, उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है। अब बोला जाता है कि वैश्विक जो ग्लोबल करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में भारत की खराब स्थिति के संदर्भ में केंद्र और राज्य को विशेषज्ञ समिति गठित करने का उपाय सुझाने के लिए निर्देश देने की बात इस याचिका में की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यू ललित और की अध्यक्षता में पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में विचार नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत आपको यह याचिका दायर है जिसमें आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना, जिसमें बंदे प्रत्यक्षकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और जिस प्रकार के आपको अधिकार दिए गए उसके तहत नहीं आपको चीज़ें शामिल किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको कवर करना है। नेक्स्ट है, इसमें बात बोली गई है कि विधि आयोग विचार करने के लिए कहा गया है। विधि आयोग इस पर कुछ गठित करे तो विधि आयोग इससे आगे क्या करेगा, कुछ बातें की गई है। याचिका के मांग अपनी जगह सही है पर भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, लेकिन कोर्ट भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर सकती है? कोर्ट का यह क्षेत्र ही नहीं है, यह मामले में आएगा उसकी सुनवाई करने का क्षेत्र है ना इसका। तो यह सरकार के संबद्ध जो एजेंसियां उसके लिए यह कार्य दिशा निर्देश हो सकता है, तो वहां पर दायर करने की बात की गई। और भारत जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 180 देशों में भारत का 80वां स्थान है, 80 रैंक है। तो आप लोगों को पीटी फैक्ट यहाँ से भी कवर होगा। और साथ में यह बात बोला गया कोर्ट के द्वारा, माननीय कोर्ट के द्वारा, कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में सर्वोच्च 20 स्थान जिनका है ना, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी चीज़ों का अध्ययन और प्रशिक्षण किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। तो इस प्रकार के अपडेट आप लोगों को कवर करना है। अर्थात इस न्यूज़ के कवर करने का मतलब दो ही था, एक तो पीटी फैक्ट ये, दूसरा आर्टिकल 32 के संदर्भ में याचिकाएं किस किस संदर्भ में भी जा सकती है, उसको किस आधार पर खारिज सरकार न्यायालय करती है, ये भी याद रखिए आप लोग। ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कभी पूछ दिया इंटरव्यू में तो आप लोग फंस जाइए। देखिए, सड़क हादसों में वैज्ञानिक जांच के संदर्भ में बातें की जा रही है, जो गंभीर मामला है, यह आप लोगों को कवर करना चाहिए। सड़क हादसा लगातार चर्चा में रहा है, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको 2 दिन से इस पर कवर करने बोला, लूप होल को खोजिएगा, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज किया जा सकता है। तो उसमें देखिए, इसमें गिनाया गया 10 खामियां। तो किसी भी इस प्रकार घटनाओं से संबंधित अगर हमको पहले रोकना है तो इन खामियां जो भी होगा ना, बस नाम चेंज होगा, खामियां लगभग वही होगा। जो भी घटना इस प्रकार के पुल घटना होगी वहाँ पर, तो देखिए इस प्रकार खामियों को आप लोग देख लीजिएगा। सारी चीज़ पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, बस यहाँ ध्यान रखना है जो लूप होल है उसे आप लोग को केस स्टडी के तौर पर यूज करते चलना है। जो भी लूप होल निकल के आएगा कि आने वाले समय में आप अगर किसी क्षेत्र के डीएम है तो वहाँ पर इस प्रकार की जो मान लीजिए कोई आकृति है, तो आपके लिए क्या उस पर कदम होंगे, आपसे प्रश्न कर देगा इंटरव्यू में, तो आप कम से कम इसके लूप होल को ही गिना दीजिएगा ना, तो समझ जाए कि नहीं बहुत अच्छा है, इनके आइडियोलॉजी है। पर आप कहाँ से लिए है वो समझेगा, पर इस चीज़ों को आप देखिए प्रस्तुत बेहतर तरीके से कर लिए, आपको नंबर बेहतर मिलेगा। तो लूप होल जो मैं पहले भी बताया, यहाँ पर लूप होल फिर आपको यहाँ पर कवर किया गया, तो इसे देख लेना है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए राज्य के लिए लद्दाख बंद रैली निकाली जा रही है। 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो उसके बाद यह पूर्णतः राज्य के लिए आंदोलन चला रहा है। तो इसके प्रमुख मुद्दे क्या थे इस आंदोलन के, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। इस पर कुछ वीडियो क्लासेज आपको पॉलिटी के सेक्शन में होगा, वहां कवर कर दूंगा। तो राज्य लद्दाख को राज्य बनाना, इसे संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करना, सिक्किम के तर्ज पर विधानसभा का गठन करना, और उसके बाद
क्षेत्र में सरकारी नौकरियों सिर्फ लद्दाख युवाओं को भर्ती करना, मौका देना, लद्दाख के लिए लोकसभा सीट की जो है 2 सीटें होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। तो यहाँ बात समझिए कि इनकी मांगे राजनीतिक मांगे हैं। इसमें 2-3 फैक्टर आपको याद करना चाहिए कि 6ठी अनुसूची क्या है और राज्य का निर्माण कैसे किया जाता है। मैं आपको आज कुछ दिन में ही आपको नए राज्यों के गठन से संबंधित टॉपिक को पॉलिटी के सेक्शन में कवर करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा, तो वहाँ का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक को वहाँ कवर बेहतर तरीके से करूंगा तो चीज़ें समझ में आएगी यहाँ पर। और ये टॉपिक जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 नए राज्यों के गठन और उसकी शक्ति क्या है, राज्य की शक्ति क्या है, इससे संबंधित टॉपिक को कवर करता है, तो आप लोग इसे नज़र रखिएगा और जल्द ही इस पर मैं वीडियो आपको क्लास में लूँगा। जल प्रबंधन मौसम की सटीक जानकारी के लिए तैयार हो रहा है देश एक डाटाबेस, उसके लिए कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। तो ये सब एस्पेक्ट आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए जल पर टिका है देश के शहरों का कल, यह एक चीज़ें है, डाटा है, आपको यह बहुत ही काम देगा, इम्पॉर्टेंट डाटा है। जल संरक्षण, जल के सदुपयोग के लिए जो डाटा आता है ना, जल समस्या, उसमें कुछ चीज़ें आपको यह डाटा बहुत काम करेगी। तो 2030 तक देश में जो जल की मांग उपलब्धता दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए अभी 100 लीटर है तो 2030 तक ये 200 लीटर हो जाएगी, जो भी अभी डिमांड है। उसके 2050 तक देश के 30 शहरों में भीषण जल संकट आशंका वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया है। 2024 तक देश के सभी घरों में नल से जल पहुंचने के लिए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन अंतर्गत काम तेजी से चल रहा है। इसी के लिए 135 लीटर पानी की आवश्यकता भारत के प्रति व्यक्ति विशेषज्ञों के अनुसार है। प्रतिदिन 135 लीटर लोगों की जरूरत है। उसी तरह 20 तक भारत में आपको भूजल उपलब्ध कराने का स्रोत अत्यधिक हुए। चेन्नई को चेताया गया है कि 2019 तक आपको चेन्नई शहर में अपूर्व जल संकट होगा। चेन्नई समस्या देखिए, सब सारे डाटा को आप लोग क्यों बढ़ रहा है जल संकट, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पर आप 3 से 4 घंटा समय दीजिए डेली, आपके बहुत से जीएस के पेपर कवर हो जाएंगे और भी करंट के साथ कवर होंगे। ध्यान रखिए करंट के साथ कवर होंगे, तो इसलिए इस पर समय दीजिए। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर इस एनालिसिस को अगर जो व्यक्ति अभ्यर्थी कर लेता है ना, उसका 50 से 60% टॉपिक कवर हो जाएगा 1 साल के अंदर, उसके सारे सिलेबस के अंदर। और आपको इतना ही कवर करना है, इससे चीज़ें हो जाएगी सारी। यहाँ पर डाटा, इससे अधिक डाटा आप लिख भी नहीं पाइएगा एग्जाम में। ध्यान, इतना डाटा यहाँ दिया हुआ है जल संसाधन के संदर्भ, जल संरक्षण के संदर्भ में। और बार बार प्रश्न यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में हो, यूपी में हो, एमपी में हो, सभी जगह पूछा गया है, तो यह आपको संदर्भ में हो जाएगा। यहाँ पर मैं की नोट्स अलग से बता दे रहा हूँ जो आप लोग को इनपुट कर लेना है। जैसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है 2022, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया गया है, कुछ शब्दों का उपयोग किया गया। वाटर स्ट्रेस से वर्ल्ड जूझ रहा है, तो वाटर स्ट्रेस क्या है उसे आप लोग जान लीजिए कि आए आगे तो उसे कवर किया जाए। जल तनाव या वाटर स्टेट स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस अवधि में जल की मांग, उपलब्ध जल जो मात्रा है वो अधिक हो गई है, उसके संदर्भ में जल की खराब गुणवत्ता उपयोग की प्रतिबंधित कर सकती है। तो यह जल स्ट्रेस अर्थात हम किसी जल के तनाव से गुजर रहे हैं, अर्थात जल की कुछ जो मात्रा है उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है या जल की कमी के कारण लोगों की उपलब्धता को पूरा नहीं कर पा रहा है। वाटर स्ट्रेस का मतलब यह है। अब वाटर स्ट्रेस के घटक क्या है ये आप लोग जान लें। उपलब्धता, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, एबिलिटी क्या है, एबिलिटी, और गुणवत्ता, क्वालिटी, अभिगम्यता या पहुँच, एक्सेसिबिलिटी क्या है ये आप लोग जानिए। यह 3 प्रमुख घटक है जिसके कारण वाटर स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। एबिलिटी लोगों के पास कम हो रही है, उसकी गुणवत्ता, गुण जो हो रहे हैं, जल की शुद्ध जल, पेयजल की गुणवत्ता कम हो रही है। वाटर पहुँच जो है वो भी कम हो रही है। तो यह 3 प्रमुख घटक है इस वाटर स्ट्रेस के। अब वाटर स्ट्रेस बिगड़ते जल स्वास्थ्य, अक्षम जल साधन, वाटर गवर्नेंस, अर्थात उसमें वाटर गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है। बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासन कैसे करेगा काम वाटर के संदर्भ में, उसको वाटर गवर्नेंस कहते हैं। के कारण किसी निकाय में सक्षम उत्पन्न जल संचयी चुनौती जैसे जल की कमी, जल का तनाव, बाढ़, अवसंरचना क्षय, सूखा आदि की संभावना को संदर्भित करता है या जोड़ता है। इसके लिए आपको वाटर स्ट्रेस
देखा जा रहा है, यह बहुत ही आने वाले समय में सरकारों के समक्ष एक चुनौती के रूप में उभरेगा अगर इसे नहीं कवर किया गया। दूसरा शब्द इसमें यूज हुआ है फाल्केन माई इंडिकेटर, अर्थात वाटर स्ट्रेस इंडेक्स क्या है, यह एक चर्चा में शब्द रहता लगातार, तो इसे हम लोग देख लेंगे। यह किसी देश में ताजे कुल मात्रा की कुल आबादी के सहसंबद्ध करता है, उस दबाव को इंगित करता है जो आबादी द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकताओं सहित जल संसाधन पर डाला जाता है। और ये जो YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिस पर आपको इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा यह आपको वाटर स्ट्रेस इंडेक्स पूछा जाता है, या वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, क्या यह कॉन्सेप्ट है, या फाल्केन मार्क इंडिकेटर्स क्या होता है, यह पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक बिना जो भी न्यूज एनालिसिस किया जा रहा है टॉपिक पर कवर नहीं किया जा रहा है। तो आप देखिए YouTube पर सर्च कीजिएगा यह वाटर स्ट्रेस इंडेक्स इंटरव्यू, तो देखिएगा बहुत से लोगों का इंटरव्यू आएगा जो मॉक इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल जो इंटरव्यू होगा यूपीएससी में या आपके स्टेट पीसीएस में वहाँ भी पूछा जाता है फाल्केन मार्क इंडिकेटर क्या होता है, क्योंकि ये जल प्रदूषण से संबंधित है और चर्चा में है सारा प्रदूषण, तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। अब यह किसी देश में अधिक प्रति व्यक्ति नवीकरणीय जल की मात्रा के संदर्भ में द्योतक होता है, अर्थात इसको दर्शाता है कि जब भी बात होगी वाटर स्ट्रेस इंडेक्स की बात होगी तो यहाँ पर 1700 घन मीटर में कम हो तो माना जाता है वह जल देश है ना जल तनाव का सामना कर रहा है, अर्थात किसी देश में 1700 घन मीटर से कम जल उपलब्ध है, वहीं 1000 घन मीटर से कम है उपलब्ध वहाँ पर, तो देश में जल की कमी वाटर स्कैर्सिटी के सामना कर रहा है, अर्थात वाटर की कमी है। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जहाँ पर 500 से घन मीटर से कम हो तो उस देश में जल की पूर्ण कमी है, एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर रहा है। तो इस 3 घटक के संदर्भ में आप 3 मानक के संदर्भ में यह बता सकते हैं स्ट्रेस इंडेक्स क्या है। 1700, 1000 और 500 याद रखिएगा। 1700 में वाटर से जल तनाव के रूप में वो झेलना प्रारंभ कर दिया है, 1000 के संदर्भ में वाटर से जल की कमी हो गई है वहाँ पर, और 500 घन मीटर के संदर्भ में पूर्णतः कम हो गया है। अब इससे नीचे जाएगा तो सब मरुस्थल बन जाएगा। अब नोट यहाँ याद रखिएगा, भारत में निष्कर्षित भूजल, जो भारत में भूजल निकाला जाता है उसमें केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए जितना हम लोग बोरिंग करते हैं, जितना भी पीने का उपयोग पानी करते हैं उसमें केवल 8% है, बाकी 80% भाग सिंचाई में जाता है, हो गया 88%, और 12% उद्योगों में जाता है। तो समझिए आपको वर्गीकरण भारत में समझना होगा। तो केवल 8% जल पेयजल योग्य है, उसमें भी इतने प्रकार की समस्याएं हैं, तो समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भी जो डाटा दिया गया नीति आयोग के सोर्स से दिया गया है पेपर में, इसी तरह नीति आयोग की इसी रिपोर्ट जो सोर्स है ना उसी रिपोर्ट के आधार पर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक कंपेटिटिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में भारत के उभरते जल संकट के बारे में आगाह किया। जो सारा डाटा आपको यहाँ दिया है, डाटा इनपुट कर देना है यहाँ पर, उसी नीति आयोग का देखिए, नीति आयोग का रिपोर्ट यहाँ है, देखिए नीचे होगा सोर्स लिखा होगा, देखिए है ना, नीति आयोग के WCCF रिपोर्ट जो है उसके तहत यह दिया गया। तो इसी डाटा में आपको जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको बस इंक्लूड कर देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। चलिए उसके बाद बात कर लेना। यहाँ पर आगाह किया है कि जहां देश में 600 मिलियन से अधिक लोग जल गंभीर कमी का सामना कर रहा है, अर्थात 600 मिलियन लोग, 6 करोड़ लोग जो हैं, आपको यह 500 घन मीटर से 500, 1000 और 500 के बीच वाले स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ मान के चलिएगा कि चीज़ें अब ऐसे ही देश में होंगी। जब तक हम लोग आचरण व्यवहार चेंज नहीं करेंगे तब तक आप आने वाले समय, आने वाले भविष्य में जल की उपलब्धता को बनाए नहीं। आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आपका आएगा वो बिना जल का वाले वातावरण में आएगा। तो आप पर दायित्व है कि मौलिक कर्तव्य आपका है कि आप जल का कितना संरक्षण करते हैं और कितने भविष्य के लिए जल की उपलब्धता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है यह आकलन है कि 2030 तक देश में जल का जो मांग उपलब्ध आपूर्ति का
तुलना में दोगुना हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया जो रिपोर्ट में यहाँ बात की गई है ना, दुगना हो जाएगा और इसी रिपोर्ट से ली गई है। तो आप लोग ये सब महत्वपूर्ण है, इसके की नोट्स को सारा जो डाटा को यहाँ इसके नीचे आप लोग ऐड कर लीजिए। इस टॉपिक के नीचे जितना डाटा है ना इसको ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जल संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसे आप लोग जान ले। बार बार प्रश्न पूछा जाता है आर्टिकल 21 में, जबकि मैंने कल क्लास में भी आप लोग को चर्चा किया है ना, आर्टिकल 21 में स्वच्छ पेयजल पाने का निहित जीवन का अधिकार है। तो यह आर्टिकल 21 में मूल अधिकार के रूप में भी वर्णित है। नेक्स्ट है संघ सूची के प्रविष्ट संख्या 56। जो संघ सूची है, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, तो संघ सूची का 56 नंबर जो लिस्ट में नाम है उसमें आपको केंद्र सरकार अंतर्जातीय जल जो नदियां हैं, नदी घाटियों की उस सीमा तक विनियमित और विकसित कर सकती है जहां तक संसद द्वारा व्यापक जनहित में उसको उचित निर्धारित किया जाता है। अर्थात संसद को शक्ति प्राप्त है संघ सूची 56 के सूची से। क्या कि विषय जो है टोटल 99 विषय है ना, उसमें से 56वां में आपको यह इस रूप से देखना है। राज्य सूची के प्रविष्ट संख्या 17 में जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, अफवाह तंत्र जो होता है, तटबंध होता है, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित शक्ति राज्य सूची को प्राप्त है, उसकी प्रविष्ट संख्या 17 से। तो आपको यह सब प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 262 में भी जल संरक्षण से संबंधित बातें की गई है। इसमें अनुच्छेद के तहत जल से संबंधित विवादों के मामले में संसद विधि द्वारा किसी अंतर्जातीय नदी या नदी घाटी या उसमें जल के उपयोग, वितरण, नियंत्रण संबंधी किसी भी वाद परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध करती है। अर्थात इसको संसद को सॉवरेंटी दी गई है 262 के तहत। यही इसके तहत प्राधिकरण गठित कर सकता है, न्यायालय नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें न्यायालय की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय किसी विवाद परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात 262 में संसद ही सर्वोपरि शक्ति के रूप में प्रयोग करता है जल से संबंधित विवाद को। कर्नाटक जल विवाद हो, कावेरी जल विवाद हो, यमुना जल विवाद हो, ब्रह्मपुत्र जल विवाद हो, या इस प्रकार के छोटे छोटे जल विवाद जो है, नर्मदा जल विवाद हो, बहुत से जल विवाद है छोटे छोटे नदियों पर भी, उसके लिए संसद ही नदी निर्णय ले सकता है नदी के संबंध में। याद रखिएगा आप, जल से संबंधित विधिक प्रावधान क्या है, अर्थात कौन से लोग काम करते हैं। तो अंतर्जातीय जल विवाद अधिनियम, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, याद रखिएगा यह काम करता है। जहां पर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम राज्यों के अंतर्जातीय सहयोग के मुद्दे में हल करने के लिए सलाहकारी नदी बोर्ड अथॉरिटी की स्थापना कर सकने हेतु केंद्र सरकार को नामांकित करने का सक्षम बनाता था। केंद्र सरकार ही बोर्ड अथॉरिटी की, सलाहकार बोर्ड अथॉरिटी की। इसी एक्ट के तहत आपको किसी कावेरी जल बोर्ड है ना, या तो नर्मदा बोर्ड है, तो इसी बोर्ड के तहत क्रिएट किया जाता है, संसद केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जल प्रदूषण निवारण पर नियंत्रण अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत भी आपको जल के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने हेतु जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण और एक संस्थागत संरचना शामिल किया जाता है 1974 के एक्ट के तहत। नोट याद रखिएगा, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, याद रखिए CPCB आपको एक संवैधानिक संगठन है जिसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत वर्ष 1974 में किया गया। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के तहत ही आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। तो यहाँ पर सारे एस्पेक्ट की चर्चा कर दी गई। आपको यह एस्पेक्ट चर्चा कर दी गई, डाटा क्या कर रहा है, रिपोर्ट क्या कर रहा है, इसके साथ जो इंटरनेशनल रिपोर्ट में कुछ बातें की गई थी वो क्या होता है, जो इंटरव्यू में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, वो भी आपको इंडेक्स के बारे में बता दिया गया है। साथ ही जल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है वो भी, और राज्य की संसद को इसके शक्ति 262 के तहत क्या है। और 262 हमेशा याद रखिएगा, बार बार प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में 262 के संदर्भ में। तो पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर, तीनों स्तर पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेना है। नहीं तो होगा क्या कि चीज़ें पढ़ें और एग्ज़ाम तक कैरी फॉरवर्ड हुआ ही नहीं, तो आप एग्ज़ाम से बाहर ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर सीआरपीसी जो सीआरपीएफ जी की पहली 2 महिलाओं को आईजी रैंक नियुक्त किया गया, एक एनी अब्राहम को, एक सीमा ढूंढिया जी को। तो आप लोग पीटी फैक्ट के रूप में इसे कवर कर लीजिएगा।
क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो वहाँ पर ये कवर होता है। देखिए आरबीआई ने डिजिटल मोड पर आपको डिजिटल पेमेंट करेंसी का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा कर दिया। जो मैंने कल बताया था आप लोगों का, उसके सभी पार्ट को यहाँ एंगल, इसलिए मैं वेट कर रहा था इसका ही कि दैनिक जागरण ही इसे कवर कर देगा। देखिए बहुत सी चीज़ें पेपर में इतना बेहतर दे देता है ना, जिसके बाद आप कुछ करना नहीं चाहेंगे। इससे ज़्यादा इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं कवर करना है। हालांकि इसके ड्रॉबैक जब आएंगे तो मैं उस पर चर्चा कर दूंगा, इसके क्या क्या ड्रॉबैक भारतीय इकोनॉमी में देखे गए हैं, तो सब हम लोग चर्चा करें। ये देखिए आपको यहाँ पर सारे एस्पेक्ट की चर्चा कर दी गई है। डिजिटल करेंसी बैंक क्या होता है तो कल सारे पर चर्चा किया जा चुका है। किन किन देशों में किस चरण में है ये देखिए, सबसे अच्छा ग्राफिक दिया गया है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट आप, हालांकि मैं पेपर में इसे कवर कर दूंगा आपको की पॉइंट में। खुदरा केंद्रीय बैंक डीबीसी कहाँ कहाँ है, विश्लेषण के चरण पर देखिए कहीं सभी जगह बात चल रही है, उस पर भी नहीं चलना। पायलट योजना देखिए चीन में, स्वीडन में, यूक्रेन में, तुर्की अर्थात तुर्की में, यहाँ पर पूर्वी कैरेबियन राष्ट्र में, उरुग्वे में आपको चल रहा है। विश्लेषण के चरण में देखिए कनाडा में आपको चल रहा है, यूके में चल रहा है, और भी देश जो है वहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ ट्रायल के चरण में कहाँ कहाँ है, देखिए दक्षिण अफ्रीका में है, भारत में है, आपको हांगकांग में है, जापान में है, इसी प्रकार यूएई में चरण में। पायलट योजना के तहत देखिए आपको सिंगापुर में है, और एक जगह और था पायलट परियोजना के तौर पर, भारत में भी लागू हो गया है पायलट परियोजना, पर अभी विस्तृत रूप से किसी खास को दिया, इसीलिए अभी ट्रायल के चरण में ही चल रहा है। पायलट योजना उसे कहते हैं जिसे कुछ क्षेत्र में लागू करके उससे पूर्णतः कार्य लिया जा रहा है। उसी तरह जारी कौन कर दिया है और कार्यशील कहाँ है, बहमास में। देखिए इस देश का नाम याद रखिएगा, बहमास का। देखिए बहमास 20 अक्टूबर 2020 में ही $100 के रूप में डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर $100 को नाम दिया गया डिजिटल करेंसी को। तो बहमास एक ऐसा देश है जिसने डिजिटल करेंसी को पहले ही। उरुग्वे ने 2017 में ई पेसो डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अभी भी इसे लॉन्च नहीं किया है। देखिए इसके कुछ पार्ट होंगे, उरुग्वे की अपनी समस्याएं होंगी, तो ध्यान रखिएगा। उरुग्वे में ई पेसो डिजिटल करेंसी। चीन में वर्ष 2002 में सीबीडीसी के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए करने वाली पहली अर्थव्यवस्था थी। ध्यान रखिएगा 2020 में पहली चीन में यह कॉन्सेप्ट लेकर आया था केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को। यूके खबरों का आकलन के बावजूद भी अभी जारी नहीं की गई है। खतरों के आकलन के बाद यहाँ आकलन किया जा चुका पर जारी नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको इतना बेहतर ये बता दिया, इसके अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे सारे फैक्ट आपको कवर हो जाएंगे। देखिए इससे लाभ क्या होगा, कल भी मैंने चर्चा किया था। बहमास ने मारी बाजी, चीन की है तैयारी। तो देखिए कैसे टॉपिक को कवर किया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। हालांकि की नोट जहाँ होगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट वहाँ दिया जाएगा, और यह पेपर आप लोग अपलोड कर दिया था ऐप पर, तो आप लोग ऐप पर जाके इसे देख सकते हैं। केवल 299 के पैकेज में आपको की पॉइंट प्लस पेपर प्लस इससे जो रिलेटेड गाइडलाइंस होगा वो आपको प्राप्त होगा, और 1 साल की वैलिडिटी है। जल्द ही इसका पैकेज बढ़ने वाला है, 499 होने वाला है। तो जो अभी तक नहीं लिए हैं ना वो ले लीजिए। इतना बेहतर चीज़ें आप लोग को केवल 499 में हो रहा है। तो आप लोग भी अभी सोच रहे हैं ना, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं आप स्वयं सोचिएगा। आपके पैसे को वरीयता दे रहे हैं ना, तो आप देखिएगा आप जो सपना पाले हुए हैं ना, वो क्या मैं उसके बारे में बोलूं। आप YouTube पर देखिए, इतना बेहतर, इतने कंटिन्यू आपको देखिए 1 घंटा 12 मिनट तक कंटिन्यू मैं टॉपिक पर बातें कर रहा हूं। तो ये कौन करता है आप खुद सर्च कर लीजिए। फिर भी आप लोग प्रमोट नहीं करते हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं दुखद लगता है। देखिए ये आपको है ना, ये राजनीतिक अस्मिता का संकट का जो टॉपिक है, आप ये खाली समय होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो इस पर कुछ ज़्यादा आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। खाली समय होगा तो फिलोसफी की बात की गई है। हाँ, हालांकि फिलोसफी के जो स्टूडेंट है उसे ज़रूर इससे पढ़ लेना है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक स्वावलंबन का मेरुदंड है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु उद्योग जो क्षेत्र है वो, उसके संदर्भ में बहुत विस्तृत डाटा दिया गया है। कैसे यह हमारे लिए मेरुदंड है, क्यों यह जरूरी है। तो जब हम आज़ादी के दौर से गुजर रहे थे, उसके बाद जब आज़ाद हुए, उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग सही करना चाह रहे थे, तो उसमें ऐसे में देश के आर्थिक विकास और न्यू के गांवों में फैले हुए सूक्ष्म उद्योगों पर डाली गई। जैसे ऐसा समय था जब बैंकिंग व्यवस्था, आर्थिक बाजारों का उदय देश में नहीं हुआ था।
विदेशी निवेशकों का नियंत्रण था और वे सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग बड़े उद्योगों के लिए भी एक जीवन रेखा का कार्य कर रही थी। तो सूक्ष्म और लघु जो उद्योग है, मध्यम उद्योग, याद रखिएगा हमारे मेरुदंड है हमारी अर्थव्यवस्था का, क्योंकि यह डाटा से ही समझ जाइएगा आप क्यों मेरुदंड है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डाटा, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। कितनी बड़ी जनसंख्या को यह रोजगार देता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। डाटा तो सभी जगह है पर कहाँ था वो देख लेते हैं। चलिए शुरू से ही कर देता। हाँ देखिए, भारत के संपूर्ण सकल उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 37.5% है। समझ के देख सकते हैं, इसके जितने भी एमएसएमई के सेक्टर हैं, संबंधित क्षेत्र है, उसमें आपको जो घरेलू जीडीपी उपयोग है, संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 75.5% योगदान देता है। देश में फैले हुए गुमनाम एमएसएमई उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का 1.3 लाख करोड़ डॉलर का योगदान करता है। देखिए लाख नहीं करोड़ डॉलर का यहाँ बात हो रहा है। अभी 1.3 लाख इंटू 80 कर दीजिएगा, कितनी बड़ी राशि आएगी, शायद गिन भी नहीं पाएंगे हम लोग अपने हाथों पर। उतना अंक भी मुझे नहीं पता, मैं तो बोल ही दूंगा। आप लोग को अगर आता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना रुपया होगा टोटल भारतीय मुद्रा में। हालांकि 1.3 लाख करोड़ डॉलर मैं कर सकता हूं, उसको 80 से गुना कीजिएगा 1.3 लाख करोड़ को, तो कितना पे होगा वो समझ जाएगा आप लोग। अब ग्रामीण विकास में इसका योगदान क्या है देख सकते हैं। 6.33 करोड़ लोग उद्यमों में 51% भारतीय जो ग्रामीण इलाकों में फैले हुए, शेष जो छोटे छोटे शहरों में था। अर्थात जो एमएसएमई का जो कुल जो क्षेत्र है 51% क्षेत्र ग्रामीणों में वास करता था, ग्रामीणों तक फैला हुआ, तो वहाँ की जनसंख्या को लाभ देता है। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जिसमें आपको 51% इन क्षेत्रों में एमएसएमई का कार्य कर रहा है। एमएसएमई के जो भी सेक्टर हैं, जो भी वर्क हैं, जो भी डिपार्टमेंट वो काम करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश के विशेष फैले हुए छोटे छोटे उद्योग परंपराओं को विकसित कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट की चर्चा की गई है, अंडरलाइन पेपर आपको दिया गया इसलिए कि आप महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए। सूक्ष्म और लघु उद्योग मतलब 20% इकाई स्वामित्व महिलाओं के पास है, समझ सकते हैं, जबकि बड़े कॉर्पोरेट जो महिलाओं में स्वामित्व केवल 11%। फिर भी यहाँ 9% अधिक महिला स्वामित्व एमएसएमई उद्योगों में रहता है, जिनको महिला, और इसको लगातार सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लक्ष्य है आपको बढ़ाने का इसमें सरकार का, कि महिला स्वामित्व को बढ़ाया जाए एमएसएमई में। अब रोजगार के संकट मोर्चे पर कैसे काम करती है भारत सरकार? भारत दशकों से रोजगार न उत्पन्न करने वाले समस्या से पीड़ित रहा। उसमें कोविड के दौरान भी देखे होंगे देश के भीतर एमएसएमई उद्योग रोजगार पैदा का मामले में सर्वश्रेष्ठ रहा था। नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में एमएसएमई सेक्टर द्वारा 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखें कितनी बड़ी जनसंख्या को यह रोजगार देता है, इसलिए मेरुदंड है। यही निर्यात में देखिए 50% योगदान देता है एमएसएमई। डायरेक्ट जर्नल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स जो है के अनुसार भारत के कुल निर्यात होता है, उसमें 50% योगदान अर्थात आधा हिस्सा अकेले सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा दिया जाता है। इसके विभिन्न सेक्टर हैं, उससे रिलेटेड आपको सारे को मर्ज कर दिया है, तो 50% निर्यात में हिस्सेदारी एमएसएमई का है। तो समझ लीजिए मेरुदंड क्यों है। उसी तरह मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया, एक सेकेंड, कहाँ भाग रहे हो जी? मेक इन इंडिया का मूल उद्देश्य क्या था? विनिर्माण के जरिए भारतीय आर्थिक सुधारों को एक नए युग में सूत्रपात करना। इसमें अनुपातिक जो आर्थिक प्रगति के साथ रोजगार, बेहतर अवसर सुनिश्चित करना, और इस तरह मेक इन इंडिया सफलता के लिए उद्योग को देखती है। हालांकि देखिए मैं जो इस प्रकार के एमएसएमई उद्योग की है ना, अभी रजिस्टर्ड जो एमएसएमई है उसमें उद्योग 38% इन्हीं निर्माण क्षेत्रों की इकाइयां के रूप में आती है, 32% इन्हीं विनिर्माण क्षेत्रों में लगा हुआ है। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात हो रही, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार द्वारा एमएसएमई मंत्रालय को बनाया गया था, आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो एमएसएमई मंत्रालय कांग्रेस सरकार के द्वारा 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो लाया गया, एक नई उड़ान आपको दे दिया इस एमएसएमई सेक्टर को, जिसमें आपको उद्यम पंजीकरण पोर्टल आरंभ किया गया था 2020 में, जिसके कारण जो
प्रशासनिक जो कागजी होता है ना काम अब ऑनलाइन ही हो जाता है, ऑनलाइन ही पंजीकरण सुनिश्चित कर दिया जाता है, सारे डाटा देख लिया जाता है ताकि कवर किया जाए। इसी में देखिए संभावित चुनौतियां इसमें क्या है उस पर आपको कवर कर लेना है। समानता और सेवाओं की खरीद में 25% MSI का योगदान है। 200 करोड़ रुपए के भीतर के बावजूद बजट के लिए कोई भी वैश्विक निविदा आमंत्रित नहीं की जाएगी, तो इसके संदर्भ में चीज़ें की गई है। नेक्स्ट इसी तरह वर्ष 2018-19 में MSME उद्योग में 30,000 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट ऑफ लाइन गारंटी जारी की गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री रोजगार पोर्टल सूत्र में जो इकाइयाँ उसके लिए 2020-21 7 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। तो रोजगार जो संख्या बार बार लोग बोलते हैं ना कि रोजगार नहीं दिया गया, रोजगार नहीं दिया गया, तो आप लोग देखिए डाटा को पढ़िए। राजनीति में आप लोग कभी नहीं फंसिएगा, नहीं तो आपका बेड़ा गर्द हो जाएगा। आप डाटा के अनुसार ही समझिएगा कि क्या कोई सेक्टर किस रूप से काम कर रहा है, उसका योगदान क्या है, उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, चलिए सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व में भारत की विशेष स्थिति को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है, तो यह भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। चलिए इस आर्टिकल को इतना ही, शायद 1-2 आर्टिकल और है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोग देखिएगा। यहाँ पर डाटा पहले का दिया हुआ है कि RBI जो किस रूप से महंगाई पर नज़र रखी हुई है। हालांकि इस पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बस एक बार नज़र फिर से देख लीजिएगा। 2013 की स्थिति क्या है, 2013 के बाद क्या भारतीय अर्थव्यवस्था किस रूप से काम कर रही है। चालू घाटा खाता 4.1% जो अभी 2.8% है। कुल विदेशी कर सापेक्ष विदेशी मुद्रा भंडार जो पहले था 73.1% अब बढ़कर 95.9%, अर्थात जितना हमारे पास कर्ज है उसके अनुपात में विदेशी मुद्रा हमारे पास 95.5%, अर्थात हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। तो ये सब पॉइंट है पॉजिटिवनेस के कि हाँ अभी हाल ये है कि कोविड और यूक्रेन संकट के बाद आपको स्थितियां, वैश्विक स्थितियां बदली है, जिसके अनुसार परिस्थितियां बदल रही है। डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, भारतीय मूल्य का मुद्रा घट रहा है डॉलर के अनुपात में, लेकिन अन्य मुद्राओं के तुल्य में भारत पैसा मजबूत है। ध्यान रखिएगा, राजनीति में बोला जा रहा है कि 80 के पार हो गया। कुछ नेताओं के द्वारा तो मैं ऐसा बयान देखा हूँ ट्विटर पर कि मत हद ही उनकी ज्ञानता का है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, डॉलर के मुकाबले पैसे की कमी हो रही क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत चल रहा है अभी, इसलिए। पर अन्य मुद्रा और भी है ना, 5 मुद्रा जो ऑथराइज्ड मुद्रा के रूप में जाना जाता है UN में, उसमें भारत की मुद्रा अन्य डॉलर को छोड़ दिया जाए बाकी अन्य मुद्राओं से बेहतर मजबूत स्थिति में है। इसमें हाल ही में मैंने आपको डाटा एक स्लाइड शेयर किया था, उसे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, इसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। उर्वरक में 51,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, इसके संदर्भ में बातें की गई है, तो आपको अंडरलाइन कर दिया गया। बाकी सब्सिडी क्या है इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शायद न्यूज़ आज का समाप्त, नेक्स्ट कुछ नहीं है। कल मिलेंगे, तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। और इस जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का पैकेज है 299 में आप उसे जरूर परचेज कीजिए, और यह जल्द से जल्द पैकेज बढ़ने वाला है। हालांकि यही सप्ताह में शायद बढ़ जाए, इन सप्ताह की एंड तक। तो आप लोग जो भी लोग शेष बच गए ना फटाफट खरीद लीजिए, नहीं तो बाद में बढ़े हुए दर से खरीदिएगा, ताकि आप लोग को चीज़ें उतने रुपये में क्यों मिलेगा। मैं तो बोलता जो अवसर दिया गया, आप लोग को छूट दिया गया था, उसका लाभ ले लीजिए ना। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।